हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी पूजा दीदी एंड आज की वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी मैं लेक्चर शूट कर रही थी, बट यू नो कि नया सिलेबस आया है, कुछ यूनिट्स के अंदर कुछ चीज़ों को डाला गया है, सेमेस्टर के अंदर कुछ स्पेसिफिक यूनिट्स आएंगे और इसीलिए हम लोग उसी हिसाब से अपना सिलेबस को कवर करने के बारे में सोचेंगे। जो लोग इकोनॉमिक्स का कोर्स लेना चाहते हैं, ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्म किया था कि जो पूरा क्लास 11 का कोर्स होगा उसका जो इंटायर फ़ी होगा वो होगा 1200 रुपीज़। और ये इंटायर फ़ी है, ये पर मंथ नहीं है, ये तुम लोग 3 पार्ट्स में पे कर सकते हो। और फर्स्ट मतलब हर एक पार्ट जो होगा वो 400 रुपीज़ करके होगा और 1-2 महीने के ब्रेक में मुझे ऐसा पे करके तुम क्लियर हो सकते हो। ठीक है, जिसको फुल पेमेंट करना है वो भी कर सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है मुझे, बट जस्ट मैं समझ रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को फिनेंशियल प्रॉब्लम होता है, उस बेसिस पे मैं बता रही हूँ। अब टॉपिक पे आते हैं। जो शुरुआत हमें करना है यूनिट 1 के अंदर, दैट इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन एंड बहुत अच्छे से बहुत सारे कुछ अच्छे टॉपिक्स को डाला गया इसमें एंड मुझे भी बहुत मज़ा आएगा इस प्रोसेस में, बिकॉज आई ऑलरेडी लव दिस सब्जेक्ट। मुझे प्यार है इस सब्जेक्ट से और मैं ये कबूल करती हूँ। सो टॉकिंग अबाउट दिस, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि दीदी जब बचपन में ज्योग्राफी पढ़ते थे तो ज्योग्राफी में आपने ही बताया कि अर्थ के बारे में पढ़ाई होती है, हिस्ट्री में पास्ट इवेंट्स के बारे में पढ़ाई होता है, मैथ्स के अंदर नंबर्स के बारे में पढ़ाई होता है, तो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट हमें क्या पढ़ने में मदद करेगा? हम इस सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ेंगे ऐसा? इस सब्जेक्ट के अंदर ऐसा क्या खास होगा जो कि बाकी किसी सब्जेक्ट में हम लोगों ने नहीं पढ़ा? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। अगर एक सिंगल लाइन में मैं इसको समझाना चाहूँ कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो मैं साफ बस इतना बोलूँगी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जी, इतना ही मैं कहूँगी, एक बच्चे को इतना ही समझाने के लिए यूज़ करूँगी कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो तुम्हारे मेरे बिहेवियर के बारे में स्टडी करे, एक ऐसा सब्जेक्ट जो ये स्टडी करे कि अगर तुमको इस सिचुएशन में डाला जाए तो तुम क्या रिएक्शन दोगे और क्या रिएक्शन देना तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट आउटकम होगा। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है ये सब्जेक्ट, बट ये एक बहुत बच्चों वाला डेफिनेशन है। अगर कोई प्रोफेशनल तौर पे मुझे पूछे कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है और मैं बस इतना बोल दूँ तो ये इनफ नहीं होगा। मुझे अपने आप को ब्रशअप करना होगा, मुझे अपने शब्दों को ब्रशअप करना होगा सो दैट आई कैन डिफाइन बेटर कि इकोनॉमिक्स है क्या। बट ऐसा समझो कि एक समंदर है, जिस समंदर में बहुत बातें आती हैं, सारे बातों को एक साथ इंक्लूड करना बहुत मुश्किल होगा। कुछ इंक्लूड करोगे तो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। इसीलिए तुम आगे जा कर के एक टॉपिक भी पढ़ोगे, अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट रहे, जैसे नाम आता है एडम स्मिथ, जैसे नाम आता है एल्फ्रेड मार्शल, ये जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट रहे, इन सभी ने अपने अपने हिसाब से इकोनॉमिक्स को डिफाइन करा। किसी ने बोला कि इकोनॉमिक्स को वेल्थ से मतलब है, किसी ने बोला इकोनॉमिक्स को रिसोर्सेज स्केर्सिटी से मतलब है, बहुत बातें हैं। लेकिन ये टॉपिक अगर मैं अभी के अभी शुरू कर दूँ ये बोरिंग हो जाएगा, इसीलिए मैं आज इस टॉपिक के साथ शुरू नहीं करूँगी। आज मुद्दा बहुत सिंपल रहेगा, ये हम लोग लेटर करेंगे और यूनिट में भी पहले डिस्कस ये नहीं किया गया है और मैं बिल्कुल यूनिट को फॉलो कर रही हूँ। जिस तरीके से नया सिलेबस आया है पीडीएफ के अंदर, मैं बिल्कुल उसी को फॉलो करने का कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा बहुत इधर उधर करूँगी, लेकिन अदरवाइज़ मैं यूनिट 1 को कंप्लीट करूँगी, फिर यूनिट 2 को, ऐसे ही मैं बढ़ूँगी आगे। ठीक है। सो दीदी, अगर चलते फिरते किसी रोड में किसी आम आदमी ने मुझे पूछ लिया व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, सो मुझे बोलना है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बट आप थोड़ा और प्रोफेशनल लेके जाइए इसे। देखो, सपोज मैं तुम्हारे हाथ में 1000 रुपये रख दूँ। अब तुम इस बात से सहमत हो क्या कि 1000 रुपये एक रिसोर्स है? रिसोर्स हम किसे कहते हैं? रिसोर्स का हिंदी में मतलब होता है साधन। रिसोर्स का मतलब होता है ऐसा कोई भी चीज़ जिसके हेल्प से तुम बाकी अपने और इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पैसा एक रिसोर्स है डेफिनेटली, बिकॉज इससे तुम अपने और इच्छाओं को पूरा कर पाओगे। तो रिसोर्स है ये 1000 रुपये। अच्छा, ये 1000 रुपये जो मैंने तुमको लिखा है, पैसा एक रिसोर्स है, बट तुम्हारे पास क्या इस वक्त अनलिमिटेड पैसा है क्या? क्या तुम्हारे पास 1000, 2000, लाख, करोड़ सब कुछ है? नहीं। इस एग्जाम्पल में अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास सिर्फ 1000 रुपये दिया है, यानी कि तुम्हारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, कि तुम्हारे पास सिर्फ लिमिटेड पैसा है। ठीक है जी। अब मेरे पास
एक सवाल है कि तुम इस 1000 रुपये से क्या क्या करोगे। तुमने बोला कि देखिए मैं तो दीवाना हूँ या मैं दीवानी हूँ शॉपिंग का, तो मुझे शॉपिंग करना है। मैंने बोला ठीक है। तुमने बोला मैं 500 रुपये तो शॉपिंग में खर्च कर दूँगी, कुछ भी करूँगी, मुझे एक टी शर्ट खरीदना है, एक शर्ट खरीदना है, वॉटेवर, मुझे 500 रुपये चाहिए, मुझे शॉपिंग करना है। बाकी पैसे का क्या करोगे। तुमने बोला कि मैं कुछ खाएंगे भाई, कुछ पिज़्ज़ा, कुछ बर्गर, कुछ तो खाएंगे, मोमो खाएंगे, कुछ भी खाएंगे। तो मान लो इधर 200 रुपये लग गया। मैंने पूछा और। तुमने बोला मुझे कुछ बुक्स भी खरीदना है, एटलीस्ट पढ़ेंगे नहीं तो दिखाएंगे तो सही कि मेरे डेस्क पे कुछ बुक्स पड़ा हुआ है। मजाक कर रही हूँ, उसमें मेरे को 200 रुपये और लगेगा। मैंने बोला अच्छा और। तुमने बोला कि मुझे मेले में भी जाना है, फेयर, नया मेला लगा है मेरे घर के आसपास, मुझे वहाँ पे भी जाना है, मुझे उधर भी 500 चाहिए। और ऐसे तुमने बहुत कुछ किया। बट प्रॉब्लम क्या है कि क्या ये जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, वांट्स, उन पे कोई लगाम है तुम्हारा? क्या इच्छाओं का कोई लिमिट होता है? तो असली में थोड़ा अपने आप से ऑनेस्ट होकर ये सवाल पूछोगे तो पता चलेगा नहीं, इच्छाओं का कोई लिमिट नहीं होता। अगर एक इच्छा पूरा भी हो गया तो तुरंत दूसरा इच्छा का जन्म हो जाता है। इच्छाओं का कोई लिमिट होता है क्या? अगर कोई बंदा बोले कि मुझे बस यार एक गाड़ी खरीदना है 20 लाख का, 20 लाख का गाड़ी आते ही उसका नेक्स्ट टारगेट होता है कि अब मुझे 50 लाख का गाड़ी खरीदना है। इंसान का यही तो एक तरीका है। इंसान के अंदर का डिज़ायर है वो कभी समाप्त नहीं होता। और बेसिकली यही वो रीज़न है कि इंसान आगे भी बढ़ता है ना, उस डिज़ायर को के लिए ही वो अपने आप को और ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए मजबूर करता है। खैर मोटिवेशनल बात नहीं करेंगे, इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं, बट बीच बीच में इकोनॉमिक्स में भी मोटिवेशन का तड़का आ जाता है अपने आप। सो वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होता है, वांट्स अनलिमिटेड होता है। तो देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, पैसा लिमिटेड है, लेकिन उन पैसे से तुम्हारे को जो इच्छा पूरा करना है, उन इच्छाओं का तो लिस्ट खत्म ही नहीं हो रहा, वो इच्छाएं अनलिमिटेड है। साथ के साथ बस इतना प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इतना प्रॉब्लम नहीं है कि वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, लिमिटेड पैसा है। ये भी एक प्रॉब्लम है कि इस पैसे से तुम कुछ भी कर सकते हो ना। तो ऐसा तो है नहीं कि जब तुमको तुम्हारे पापा ने 1000 रुपये दिया या मम्मी ने 1000 रुपये दिया तो ये बोला होगा कि इस 1000 रुपये को बस शॉपिंग में ही खर्च करना है। मान लेते हैं हम इस एग्जाम्पल के अंदर ऐसा नहीं था, बस 1000 रुपये तुम्हारे हाथ में थमा दिया कि जो करना है करो, ये पैसा तुम्हारा है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अब इस 1000 रुपये से तो तुम मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि 1000 रुपया जब तुम्हारे पास हाथ में पैसा है तो वो पैसा कई जगहों पे खर्च हो सकता है। छोटे से छोटे चीज़, बड़े से बड़े चीज़ पे खर्च हो सकता है। तो ये जो लिमिटेड रिसोर्स है, इस लिमिटेड रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूज़ भी पॉसिबल है। इसका क्या मतलब हुआ दीदी? ऑल्टरनेटिव यूज़ का मतलब होता है कि इस रिसोर्स का बहुत सारा यूजेस है। आई विल रिपीट माई सेल्फ, प्लीज समझो। तुम्हारे पास लिमिटेड पैसा है, मान गई। तुम्हारे पास अनलिमिटेड वांट्स है, ये भी मान गई। एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, सिर्फ इतना प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मेरे पास तो बस लिमिटेड पैसा है, मेरे पास इच्छाएं अनलिमिटेड है। इसके अलावा भी एक प्रॉब्लम है कि तुम उस लिमिटेड पैसे को कई तरीके से खर्च कर सकते हो। तुमको लग रहा होगा दीदी ये प्रॉब्लम क्यों है? फिर ये तो अच्छी चीज़ है ना कि हम उस पैसे को कई चीज़ों में खर्च कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि इसी के वजह से तुम्हारे दिमाग में होता है कन्फ्यूजन। इसी के वजह से तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। मतलब तुम समझना इस बात को, अगर कोई 1000 रुपये देते वक्त बोलता कि मुझे बस शॉपिंग पे खर्च करना है, तब तो मेरा फुल स्टॉप लग जाता ना वहाँ पे कि 1000 रुपये शॉपिंग के खर्च होगा, दैट्स इट। लेकिन अगर कोई 1000 रुपये दे और कुछ बताए ही ना कि मुझे क्या करना है, तो मेरे दिमाग में तो लिस्ट तैयार हो गया कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन होगा। तो इकोनॉमिक्स में 3 मेन प्रॉब्लम को बोला गया है। इन 3 प्रॉब्लम्स को हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं या फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास लिमिटेड पैसा है, तो आपको अब सारी इच्छाओं को तो आप पूरा कर नहीं सकती, तो आपको चॉइस बिठाना पड़ेगा कि आपको कौन सा चीज़ चाहिए। पहले आप सारा 10-12 चीज़ खरीदना चाहती है, खरीद तो पाएंगे नहीं, आपके पास 1000 ही रुपये, तो आपको चॉइस करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा। सेकंड, आपके इच्छाओं में भी अगर लिमिट होता तो भी बात आसान हो जाता कि चलो ये 4 चीज़ें हैं, 1000 रुपये में पूरी हो जाएंगी। इच्छाओं पे भी लगाम नहीं है। तीसरा चीज़, अगर आपके पास जो पैसा है उसका भी एक ही यूज़ पॉसिबल होता या 2 ही यूज़ पॉसिबल होता, कि कोई पैसा देते वक्त बोल देता कि शॉपिंग और फूड पे ही खर्च करना है, दैट्स इट, तो भी कन्फ्यूजन ही होता। कन्फ्यूजन दिमाग में आया क्यों?
किस चीज़ का कन्फ्यूजन, कि दीदी कौन से इच्छाओं को मैं पूरा करूं। ये जो दिमाग में कन्फ्यूजन आ गया कि मैं शॉपिंग पे जाऊं कि बुक खरीदूं, कि मैं मेले में जाऊं, ये जो कन्फ्यूजन दिमाग में है वो क्यों आया? वो 3 वजहों की वजह से आया। पहला, आपके पास पैसा लिमिटेड है, इसीलिए। अगर अनलिमिटेड पैसा होता तो ये दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं आता। दूसरा, आपके पास इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, अगर लिमिटेड इच्छाएं होती तो भी ये कन्फ्यूजन नहीं आता। तीसरी बात, इन लिमिटेड रिसोर्सेज का इतना ऑल्टरनेटिव यूज़ पॉसिबल है। अगर ये पैसा सिर्फ 1-2 चीज़ों पे ही खर्च हो सकता था तो फिर कन्फ्यूजन क्यों होता? तो कन्फ्यूजन पैदा इसीलिए हुआ क्योंकि 3 मेन प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं। वो 3 प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने क्या क्या बोला है, देखो इसको लिखना। वो 3 प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, उनको बोला जाता है। इन्हीं को हम लोग प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी कहते हैं। ये क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है? नंबर 1, लिमिटेड रिसोर्सेस। पैसा लिमिटेड है, लिमिटेड नहीं होता पैसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेज का इतना सारा यूज़ पॉसिबल है, अगर 1-2 यूज़ ही पॉसिबल होता तो फिर इतना कन्फ्यूजन का लिस्ट क्यों पालती मैं। फिर अनलिमिटेड वांट्स, वांट्स के ऊपर भी मेरा कोई लिमिट नहीं है, अगर वांट्स का भी लिस्ट मेरा लिमिटेड होता तो भी इतना कन्फ्यूजन नहीं होता। इन 3 चीज़ों की वजह से हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन होता है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि तुमको मदद करेगा इस प्रॉब्लम से डील करने में। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुमको मदद करेगा कि तुम कैसे एक बेस्ट चॉइस बना सको। वो कौन सा चॉइस तुमको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, उस चीज़ के डिसीजन मेकिंग में इकोनॉमिक्स मदद करता है। दीदी कैसे? अब कैसे के लिए तो पूरा 11-12 डेडिकेट करना पड़ेगा बेटा। वो तुम समझ जाओगे जैसे 11-12 एंड होगा और तुम ये सब्जेक्ट पढ़े होगे, देखोगे तुम डेली लाइफ में कैसे इसको यूज़ करोगे डिसीजन मेकिंग में, दैट यू विल विटनेस। इसीलिए प्लीज़ इस बात को समझो कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स अगर कोई पूछता है तो अब हम अपने आप को थोड़ा प्रोफेशनल तौर पे डिफ़ाइन करेंगे। बच्चों के तौर पे डिफ़ाइन तो कर दिया, इट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये मेरे बिहेवियर को स्टडी करेगा कि कैसे मैं 1000 रुपये पे अपना खर्चा करूँगी। डू यू थिंक कि जैसे मैंने 1 2 3 4 का लिस्ट बनाया है, हर बंदे का लिस्ट ऐसा ही दिखता होगा? नहीं। अगर तुम मेरे भैया से पूछो तो भैया के लिस्ट में तो शॉपिंग है ही नहीं, उसको शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, इज़ नॉट इन टू शॉपिंग। उसको अगर चाहिए तो उसको अपने गेम से रिलेटेड कुछ हो तो उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट होगा। हाँ, कि गेम में मुझे अपने गन का, बंदूक का स्किन खरीदना है तो उसके लिए मैं पैसा डाल देता हूँ, ऐसा टाइप का। तो कहीं ना कहीं सबका बिहेवियर सेम थोड़ी होगा, सबके अपने अपने इच्छाएं हैं, सबके अपने अपने प्रायोरिटीज़ हैं, उनके हिसाब से उनका बिहेवियर भी डिफरेंट होगा। इकोनॉमिक्स बस इतना कहता है कि मैं एक ऐसा सब्जेक्ट हूँ जो तुम्हारे बिहेवियर को स्टडी करता हूँ और तुम्हें बेस्ट डिसीजन बनाने में मदद करता हूँ। समझ में आया? सो इसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? इकोनॉमिक्स helps us to deal with the problem of limited resources with alternative uses and unlimited wants। तो क्या दीदी यही डेफिनेशन काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। हम जब और भी यूनिट्स के आगे बढ़ेंगे, यूनिट में ही, इसी सेम यूनिट में आगे बढ़ेंगे तो हम अलग अलग इकोनॉमिस्ट का डेफिनेशन पढ़ेंगे कि उन लोगों ने कैसे कैसे डिफ़ाइन करा है। तो वहाँ और ज़्यादा अपने आप को रिफ़ाइन करेंगे और ज़्यादा अपने आप को पॉलिश करेंगे। बट अभी एज अ स्टार्टर क्लास 11 में जस्ट एंटर करते वक्त ये डेफिनेशन मोर देन इनफ है। कोई पूछता है इकोनॉमिक्स क्या है, इतना बोल दोगे चलेगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं इकोनॉमिक्स के 2 मेन ब्रांचेस का, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेट अस टॉक अबाउट दैट। सो अब हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच के बारे में, या फिर ब्रांचेस बोलूँगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसको समझने के लिए कुछ ऐसे याद रखो, और मैं तो ऐसे ही समझती थी कि जैसे मान लो इकोनॉमिक्स एक पेड़ है और पेड़ के अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स भी एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसके अलग अलग ब्रांचेस हैं, और इसके जो 2 मेन टहनी हैं, 2 मेन ब्रांच है,
वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाम में ही काम है, क्या है ज़रा समझते हैं। जो शब्द माइक्रो है ना, उसमें जो शब्द मतलब ये जो वर्ड है माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें जो माइक्रो वाला पार्ट है उस पर फोकस करो। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, माइन्यूट, छोटा, और मैक्रो शब्द का मतलब होता है लार्ज, बड़ा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इससे पहले कि इस पे जाए, एक छोटा सा बात मैं बोल दूँ। एक टर्म बार बार आएगा, इकोनॉमी। हालांकि इसका मीनिंग लेटर और हमको समझना है डिटेल में, लेकिन अभी के लिए ऐसा समझो, इकोनॉमी का मतलब कंट्री, देश। अभी के लिए ऐसे समझो। तो जब तुम एक देश के इंडिविजुअल यूनिट्स पे फोकस करते हो, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब हुआ तुम फोकस करते हो कि एक बंदे का स्टडी या एक पर्टिकुलर फर्म, यानी कि मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज, उनका स्टडी। मतलब कि तुम पूरे देश को ओवरऑल देखने के बजाय किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे ध्यान देते हो, किसी एक पर्टिकुलर बंदे पे ध्यान देते हो। तो वो एक छोटा कंसेप्ट हो गया ना, कि मतलब ऐसा समझो तुम पूरे देश को ओवरऑल देखने के बजाय जूम कर रहे हो, और जूम कर करके हर एक बंदे को देख रहे हो। तो हर एक बंदे को इंडिविजुअली स्टडी कर रहे हो, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मीनिंग में जाए तो इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। हर एक देश का छोटे से छोटा जो यूनिट है उसका स्टडी करने को हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑन दी अदर हैंड, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब तुम पूरे देश के इकोनॉमी के ओवरऑल होल बिहेवियर को स्टडी करते हो, यानी पूरे देश को ओवरऑल स्टडी करते हो, यानी देश में मौजूद बड़े बड़े मुद्दों पे बात करोगे। एग्जाम्पल मैं दूंगी, अभी रुक जाओ एक मिनट के लिए। जैसे चलो अभी दे देती हूँ। जब तुम डिस्कशन कर रहे हो कि यार इस बंदे ने, ये एक बंदा है, टीचर है, मान लो मैं अपना ही बात कर रही हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं कितने मार्कर्स एक साल में डिमांड करती हूँ? मान लो 4 मार्कर्स। तो कहीं ना कहीं तुमने मेरा यानी इंडिविजुअली एक बंदे का फोकस किया डिमांड के ऊपर। दिस इज़ नोन एज इंडिविजुअल डिमांड एंड दिस इज़ अ माइक्रो इकोनॉमिक टॉपिक। माइक्रो इकोनॉमिक क्यों? क्योंकि तुम एक छोटे लेवल पे बात कर रहे हो, बहुत ही जूम इन करके देख रहे हो। लेकिन मान लो तुम देश के बड़े बड़े मुद्दों पे बात करो, जैसे देश का ओवरऑल गरीबी क्या है, देश का ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा है, लोग बेरोजगार हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लोगों का इनकम क्या है टोटल। मतलब मैं अपने एक बंदे, जैसे कोई मेरा इंडिविजुअल लेवल पे इनकम देखे तो दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन पूरे देश में सभी लोगों का टोटल इनकम क्या आ रहा है, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी दीदी जब आप बड़े मुद्दों पे बातचीत करेंगे, और बड़े मुद्दों पे बातचीत करने के लिए छोटे मुद्दों का नॉलेज बहुत अच्छा आना चाहिए, तो जब आप बड़े बड़े मुद्दों पे बातचीत करेंगी, देश के लेवल पे बातचीत करेंगी, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब आप छोटे छोटे मुद्दों पे बातचीत करेंगे, एक इंडिविजुअल बंदे के बारे में बात करेंगी, एक इंडिविजुअल कंपनी के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मीनिंग यहीं कहीं डाइजेस्ट करो। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक इंडिविजुअल यूनिट पे फोकस करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे देश को ओवरऑल फोकस करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करने के लिए हमारे पास टूल्स क्या हैं? टूल्स का मतलब होता है साधन। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए भी कुछ साधन चाहिए। एग्जाम्पल, इंग्लिश में जब तुम पैराग्राफ लिखते हो तो ABCD यूज़ करते हो, तो बचपन का पढ़ाया हुआ ABCD काम आता है इंग्लिश सेंटेंसेस बनाने में। सिमिलरली जब माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब तुम इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ाई करोगे तो कुछ तो होगा ना जो हमेशा यूज़ हो रहा होगा। जैसे इंग्लिश के सेंटेंस बनाने तो ABCD तो हर वक्त यूज़ होगा, उसी तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी कर रहे हो तो कुछ नॉलेज होगा जो हर वक्त यूज़ हो रहा होगा, वो नॉलेज होगा इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई। लेटर ऑन इसको हम लोग पढ़ेंगे। और जब तुम पूरे देश के लेवल पे बातचीत करते हो तो पूरे देश के लेवल पे जो टूल यूज़ होता है वो होता है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। दोनों में फ़र्क क्या है? क्योंकि जो शब्द एग्रीगेट है उसी का मतलब होता है टोटल। जब तुम पूरे देश के लेवल पे स्टडी करते हो दैट इज़ अ टोटल डिमांड एंड सप्लाई, कि पूरे देश के लेवल पे स्टडी कर रहे हैं तो टोटल डिमांड एंड सप्लाई। एग्रीगेट वर्ड का मीनिंग ही होता है टोटल, और तुमको यही यूज़ करना पड़ेगा। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि दीदी मैं टोटल यूज़ कर लूँ क्या, एग्रीगेट नहीं करूँगी तो भी चलेगा। नहीं, तुम अब बड़े हो रहे हो, तुमको एग्रीगेट वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। तो जब तुम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हो तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई। जब तुम पूरे के पूरे देश के लेवल पे स्टडी करते हो दैट इज़ नोन एज टोटल डिमांड एंड सप्लाई। टोटल डिमांड एंड सप्लाई। नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन चीज़ों के बारे में बात होगा, क्या स्कोप है इस सब्जेक्ट का, इस पूरे ब्रांच का क्या स्कोप है? पहला,
इसमें हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे डिमांड सप्लाई पे फोकस करते हैं। प्रोडक्ट के दाम कैसे सेट किए जाएं उस पर भी फोकस करते हैं। प्रोडक्शन कितना किया जाए, एक प्रोड्यूसर है क्या वो अनगिनत अमाउंट प्रोड्यूस करेगा या फिर 1000-2000 यूनिट पे उसको रुक जाना चाहिए और प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। कंजम्पशन कितना करना चाहिए, यानी कि कोई बंदा है अगर वो सपोज़ आइसक्रीम डिमांड कर रहा है तो क्या उसको अनलिमिटेड आइसक्रीम्स खाते रहना चाहिए या किसी क्वांटिटी तक रुक जाना चाहिए। इन सब के बारे में जब हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करेंगे दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक। बट मैक्रो में स्कोप क्या होगा, मैक्रो में मुद्दा क्या क्या होगा। स्कोप का मतलब है मुद्दा, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में बड़े छोटे छोटे मुद्दे हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में मुद्दे बहुत बड़े हैं। देश का इनकम के बारे में, नेशनल इनकम, देश का जनरल प्राइस लेवल, यानी देश में मोटा मोटी प्राइस क्या चल रहा है, महंगाई आ रहा है क्या देश के अंदर, उस सारे मुद्दों के बारे में बातचीत करना। देश में एम्प्लॉयमेंट कैसा है, लोगों को नौकरी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। देश में मनी का हालात कैसा है, क्या लोगों के पास पैसा है। देश में इनइक्वालिटी कैसा है, क्या अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब और गरीब हो रहा है। इन बड़े बड़े मुद्दों के बारे में जब हम बातचीत करेंगे तो दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो दूसरा नाम है ये एमसीक्यू में आ सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर मुद्दा प्राइस का चलता है, इसीलिए इसको प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर मुद्दा इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बीच में चलता है। लोगों के पास पैसा कितना है, लोगों के पास नौकरी कितना है, इसके बारे में ज़्यादातर मुद्दा चलता है। इसीलिए हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ये दो नाम याद रखना होगा क्योंकि एमसीक्यू में आ सकता है। और लास्टली कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि किसी एक बंदे का इनकम, इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई, इन सब का स्टडी करना माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। लेकिन वहीं पे पूरे देश का इनकम का स्टडी करना, पूरे देश का डिमांड का स्टडी करना या सप्लाई का स्टडी करना, वो मैक्रो का टॉपिक है। बात समझ में आ गया। तो माइक्रो और मैक्रो दो ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स का, और दोनों ब्रांचेस बहुत ज़रूरी हैं, दोनों ब्रांचेस का स्टडी बहुत ज़रूरी है। तुम देखोगे इकोनॉमिक्स का मेन मुद्दा होगा वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल लेवल पे भी हर बंदा खुश हो। तुम अगर एक कस्टमर हो तो तुम क्या चाहोगे कि मुझे सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट मिले और बेस्ट क्वालिटी का मिले, तभी तो तुम बोलोगे कि हाँ यार मैं संतुष्ट हूँ। एक प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि यार मुझे मस्त से मस्त प्रॉफिट हो। तो इकोनॉमिक्स इसी चीज़ की स्टडी करता है कि कैसे इंडिविजुअल लेवल पे लोगों का वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जाए, जिसको जिस चीज़ में ज़्यादा खुशी मिलता है उसको उस चीज़ में ज़्यादा खुशी दिलवाया जाए। वहीं पे मैक्रो में हम लोग बात करते हैं पूरे देश का कैसे वेलफेयर बढ़ाया जाए, पूरे देश में जो गरीब हैं उनका कैसे सिचुएशन को बेटर किया जाए, उन तक नौकरी कैसे पहुंचाया जाए, उनके इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। तो पूरे देश का वेलफेयर बढ़ाने की बात होती है मैक्रो के अंदर, और माइक्रो के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे फोकस होता है। और दोनों ब्रांचेस ज़रूरी हैं। और तुम्हारे 12 के लेवल पे जा करके मैक्रो का डिस्कशन आएगा। तुम लोग 11 के अंदर देखोगे मेजॉरिटी टॉपिक्स माइक्रो के हैं, मैक्रो का टॉपिक नहीं है। हालांकि एक दो टॉपिक्स हैं लास्ट के एंड में जहाँ पे मैक्रो का भी टॉपिक आ गया है। अदरवाइज क्लास 11 में तुम लोग का जो नया सिलेबस आया है उसके अंदर ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो माइक्रो के ही हैं। 12 का भी इक्का दुक्का मैक्रो का भी इक्का दुक्का टॉपिक है, बट ज़्यादा नहीं। लेकिन 12 में जब जाओगे तो 12 में पूरा कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ऑलराइट, सो अब हम बात करेंगे एक दूसरा डिफरेंस। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो का डिफरेंस देखें, वैसे ही एक दूसरा डिफरेंस हमारे सामने आ रहा है, विच इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखो, पहले तो दिमाग में से ये भ्रम निकाल दो कि यहाँ पे बात हो रहा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नेगेटिव इकोनॉमिक्स, मतलब अच्छा वाला इकोनॉमिक्स और बुरा वाला इकोनॉमिक्स। नहीं, यहाँ पे अच्छा और बुरा की बात नहीं हो रही है, ये इंटायरली एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है ज़रा समझना। मैं एक एग्जाम्पल से ही इस पूरे मुद्दे को क्लियर कर दूँगी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स उन इकोनॉमिक स्टेटमेंट को बोला जाता है जिसको तुम स्टैटिस्टिक्स या डेटा के मदद से प्रूव कर सकते हो। फिर से रिपीट करूँगी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स उन इकोनॉमिक स्टेटमेंट्स को बोला जाता है जिसको तुम डेटा या स्टैटिस्टिक्स के थ्रू प्रूव कर सकते हो, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स उन डेटा को या उन स्टेटमेंट को बोला जाता है जिसके प्रूफ के तौर पे कोई डेटा यूज़ नहीं हो सकता। दीदी आप क्या बोल रही हैं, एक एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल, मैंने बोला इंडिया में पिछले साल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, यानी कितने लोग बेरोज़गार हैं, वो था 6%। यानी मैं बोल रही हूँ कि इंडिया में पिछले साल जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो था 6%। तो ये एक डेटा है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको तुम डेटा के थ्रू चेक कर सकते हो।
तुम सच में जाके गवर्नमेंट के द्वारा जो डेटा दिए गए थे, पिछले साल के आंकड़े प्रेजेंट किए गए थे, उनमें जाके चेक कर सकते हो कि सच बात है या नहीं है। हो सकता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% से ज़्यादा हो सकता है कम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको तुम डेटा के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो कि आप जो बोल रही हैं वो सच्चाई है भी या नहीं उसमें। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है जिसके अंदर तुम डेटा का वेरिफिकेशन चेक, मतलब वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, मैंने बोला इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटी बेहतर होना चाहिए, बस मैंने ये स्टेटमेंट दिया। अब बताओ क्या ये स्टेटमेंट में ऐसा कुछ पॉइंट है जिसको तुम वेरीफाई कर सको? मैंने बोला इंडिया में जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है, जो हेल्थ केयर सुविधाएं हैं, उसको बेटर करनी चाहिए। अब ये तो बस एक ओपिनियन है ना, ये तो बस मैंने अपना जो मन का ओपिनियन था वो तुम्हारे सामने रख दिया। अब इसके लिए तो कोई डेटा नहीं यूज़ किया जा सकता, ये तो बस मेरे मन का बात है। तो बस यही डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक स्टेटमेंट को बोले जाते हैं जिसके पीछे डेटा या फैक्ट होता है और उसको टेस्ट किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि वैल्यू बेस्ड होते हैं या ओपिनियन बेस्ड होते हैं, उनको हम लोग डेटा या फैक्ट्स के बेसिस पे चेक नहीं कर सकते। इसलिए देखो पहला ही लिखा हुआ है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड होता है एक्चुअल डेटा, फैक्ट्स और नंबर्स के ऊपर, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड होता है ओपिनियन, वैल्यू, जजमेंट्स के ऊपर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है कि व्हाट वाज, व्हाट इज़, व्हाट वुड बी। मतलब ये बता सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले साल 6% था, तो ये डेटा हमें बताया, ये स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि पिछले साल क्या डेटा था। या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस साल 5% है, तो इस साल का डेटा पता चला। या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आने वाले साल 7% टच कर जाएगा, ये भी एक डेटा है जिसको वेरीफाई किया जा सकता है फ्यूचर डेट पे। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या तो ये बताता है कि पहले क्या था या अब क्या है, या पहले बाद में जाके क्या होगा डेटा के सेंस में, जिसको बाद में तुम वेरीफाई भी कर सकते हो। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बताता है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। और ऑट का मतलब है क्या होना ही होना चाहिए, जो ज़बरदस्ती के साथ बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गरीबों का हालात को सुधरना चाहिए, और ये एक होना ही होना है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो तुम बहुत स्ट्रेंथ के साथ बोल रहे हो कि गरीबों का हालात सुधरना ही चाहिए, तो ये ऑट टू बी है। या फिर तुम बोल रहे हो कि हेल्थ केयर फैसिलिटी बेटर होना चाहिए, ये भी व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, मतलब जिसमें तुम ओपिनियन बता रहे हो कि कैसा क्या होना चाहिए। या तुम ऐसा बोलना चाहते हो कि पिछले दौरान जहाँ पे टैक्सेस इतने ज़्यादा लिए गए गरीबों से, उनको कम होना चाहिए था, यह भी ओपिनियन बेस्ड ही है। यानी इन शॉर्ट, जहाँ पे भी तुम ओपिनियन को बीच में ले आते हो और उसके पीछे कोई डेटा या फैक्ट या फिगर नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बात समझ में आ गया? अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बिकॉज डेटा वगैरह का यूज़ होता है, तो इसको वेरीफाई किया जा सकता है स्टैटिस्टिकल डेटा के मदद से। लेकिन ये तो ओपिनियन बेस्ड है, और ओपिनियन को कैसे तुम वेरीफाई करोगे? ओपिनियन राइट रॉन्ग हो सकता है, उसको वेरीफाई थोड़ी किया जा सकता है। फिर जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटेंशन नहीं होता है। जैसे मैंने बोला कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, बेरोज़गारी का दर, वो 6% था, बस मैंने ये बात बोल के मैं निकल गई। अब इसमें मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में थोड़ी कुछ बोल रही हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कैसे घटाया जाए, नहीं, मैंने बस बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था, दैट्स इट। तो इसीलिए जो प्रॉब्लम है, जो फसाद है, उसको सॉल्व करने के बारे में पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में इतना ज़्यादा चर्चा नहीं होता। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में जो होता है, यहाँ पे इंटेंट्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जैसे अभी बताया, हेल्थ केयर फैसिलिटी बेटर होना चाहिए, देश में महंगाई कम होना चाहिए, देश में रोज़गार बढ़ना चाहिए, लोगों को नौकरी मिलना चाहिए। तो ये सारे वो स्टेटमेंट है जहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में हम बातचीत उठा रहे हैं। तो याद रखना, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में बस बातचीत, डेटा क्या है वो रख दिया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में बातचीत नहीं होता। लेकिन नॉर्मेटिव में डेटा नहीं रखा जाता, यहाँ पे ओपिनियन रखे जाते हैं जिससे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में बातचीत होता है। एग्जाम्पल सुन लो, जैसे इन्फ्लेशन रोज टू 4.81%, इन्फ्लेशन यानी महंगाई, तो देश का महंगाई 4.81% तक बढ़ गया, या देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.98% था। ये सारे डेटा हैं जिनको क्रॉस वेरिफिकेशन में लिया जा सकता है। लेकिन हेल्थ केयर सर्विसेज बेटर होने चाहिए, सबके लिए अवेलेबल होने चाहिए, रोड ट्रांसपोर्टेशन को और बेहतरीन बनाना चाहिए,
ये सारे वैल्यू बेस्ड स्टेटमेंट है, ओपिनियन बेस्ड स्टेटमेंट है, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, डेटा के थ्रू इसको प्रूफ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ समझना, जो चीज़ डेटा के थ्रू प्रूफ हो जाए मतलब या तो वो गलत साबित हो जाएगा या तो सही साबित हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो डेटा के थ्रू प्रूफ हो सकता है तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और जो चीज़ डेटा के थ्रू प्रूफ नहीं हो सकता वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है। दैट्स इट। इस वीडियो के लिए बहुत हुआ, इसको लर्न भी कर लेना। अगले वीडियो में हम लोग और आगे के मुद्दे के बारे में